नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। हम लोग श्रृंखला जारी किए थे संविधान की, और संविधान की पहली कक्षा में हम लोग भारत के नागरिकता के संबंध में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं भारत के मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकारों से भी दोस्तों एक प्रश्न बनता है, क्या क्या है मौलिक अधिकार, क्या होते हैं, कहां से इसका प्रावधान किया गया, कहां से लिए गए, किस भाग में वर्णित हैं। इन सब चर्चाओं पर, आज सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो पहली बात तो यही है कि मौलिक अधिकार से क्या आशय है। मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि जो मानवों को प्राप्त अधिकार है, जो आम पब्लिक को प्राप्त है, वही क्या है, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा मित्रों, मौलिक अधिकार कैसे आए, हम लोग इन अधिकारों की बात क्यों करने लगे। याद रखना कि मौलिक अधिकार हमें जीवन जीने, जीवन प्रत्याशा के लिए जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। इन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मूल अधिकार। दूसरा, इन्हें मानवों के अधिकार भी बोला जाता है। मानवाधिकार क्या कहा जाता है? मानव के अधिकार हैं। यानी मनुष्यों के अधिकार क्या क्या है, मनुष्य को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, मानव अधिकार। और आप लोगों ने देखा होगा, इनके उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता मित्रों? तो 10 दिसंबर को हर साल हम क्या करते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, इनकी चर्चा कहां से शुरू होती है। इतिहास इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं 1215 में सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ने क्या किया, एक अधिकार पत्र जारी किया, जिसे क्या कहा, मानव के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही। यानी सम्राट जॉन ने एक अधिकारों, मौलिक अधिकारों की बात की। एक अधिकार पत्र जारी किया, और इस पत्र को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मित्रों, इस मैग्ना कार्टा में लोगों को मौलिक अधिकारों की बात कही 1215 में। और कहां पे, ये बात भी आपको याद रखना, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात कहाँ की गई, तो ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चित कराया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1789, ये चर्चा में 1789 में आए, और फ्रांस से। और फ्रांस में क्या हुआ, एक घोषणा पत्र जारी हुआ मौलिक अधिकार यानी मानव अधिकार के संबंध में। एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें मौलिक अधिकारों यानी मानव अधिकार के संबंध में दिया था, यानी 1789 में। और इन घोषणा पत्र में जो मानव अधिकार थे, इन्होंने क्या हुआ था, लुई 16वां एक शासक था, लुई 16वां। मानव के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में क्या हुआ था, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसके कारण इसे फांसी की सजा हुई। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर फांसी की सजा हुई थी, तो लुई 16वें को। और लुई 16वें का संबंध कहां से है, तो फ्रांस से। और फ्रांस में कब, तो 1789। और ये बात 1791 आती है, 1791 अमेरिका में। और मौलिक अधिकारों के लिए एक पत्र जारी होगा, और ये लिखित रूप में लोगों को क्या दिए जाएंगे, लिखित रूप में। सर्वप्रथम लिखित रूप में
मौलिक अधिकार प्रदान किए, यानी लोगों को क्या किए, लिखित रूप में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रदान किए। कहा, तो अमेरिका में। कब, तो 1791 में। और भारत की यदि बात करें तो 1895 में स्वराज विधेयक आता है। भारत में यदि स्थिति बात किया जाए तो भारत में स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की बात कही। मौलिक यानी भारत में सर्वप्रथम कब हुई, तो 1895 में। भारत में 1895 में एक विधेयक आया था, स्वराज विधेयक, जिसमें लोगों के अधिकारों के बारे में बताया गया था, जो मौलिक अधिकार कहलाए। सर्वप्रथम भारत में यहीं से शुरुआत होती है। और जो हम लोग जब संविधान बनाएंगे तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ कहाँ करेंगे, इन सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये कहाँ से लिए गए, तो किस संविधान से लिए गए, लिया गया इनको कहाँ से, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। किस संविधान से लिए गए, तो जो अमेरिका में मौलिक अधिकार दिए गए थे उसी की तर्ज पे, यानी उसी को कॉपी करके क्या किया हमने, भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए। और जब भारत का संविधान बनाया तो भारत के संविधान के भाग 3 में इनको क्या कर दिया, वर्णित कर दिया। और किस अनुच्छेद में रख दिया, तो अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक क्या है, इन मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकारों को संज्ञा क्या दिया जाता, भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता, तो मित्रों आप बता दीजिएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती, इसे भाग 3 को। यानी भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मित्रों यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता। किस भाग को कहा जाता, तो भाग 3 को कहा जाता। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों का जनक, मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों के संबंध में लोगों को बहुत सक्रिय किया, लोगों को बताया कि आपके क्या मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार है जिसे ना तो सरकार छीन सकती है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है। हमारे जीवन जीने की प्रत्याशा, यानी डेली यूज में हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे रहना है, इन सब चीजों को यदि हम जोड़ दें तो मौलिक अधिकार। यदि हमें स्वच्छ वातावरण की जरूरत है तो यह क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। हमें स्वच्छ पानी की जरूरत है, ये भी हमारा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। और यदि हमें कहीं घूमने फिरने जाना है तो ये भी हमें क्या, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार लोगों को जीवन जीने की प्रत्याशा को परिभाषित करता है। याद रखिएगा, तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, भाग 3 में है वर्णित। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के संबंध में और क्या प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, आपसे प्रश्न बन सकता है ये मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो बाध्य योग्य है। मौलिक अधिकार कैसे हैं, बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य का मतलब ये है कि इससे आप इनके लिए लड़ सकते हो। ऐसा नहीं, यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी को कुछ चीजों की सेवा नहीं मिल पा रही है, जैसे कहीं भी पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, तो आप इनके लिए लड़ सकते हो, पर्यावरण को स्वच्छ कराने के लिए, यही आपका मौलिक अधिकार है। यानी ये क्या है, बाध्य योग्य है। और दूसरा क्या है, बाध्य योग्य है तो यदि लड़ाई आपने कर ली तो इस पर न्याय भी मिलेगा, तो ये न्याय, जब बाध्य योग्य है तो न्याय योग्य भी क्या रहेंगे, ये न्याय योग्य है। ये बात भी आपको याद रखना है, ये बाध्य योग्य है और न्याय योग्य भी है। और यदि आपसे बात की कर लिया जाए, ये निलंबनकारी, निलंबनकारी, इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। ये क्या है, निलंबनकारी है। और इसे निलंबन कौन कर सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस पे
क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, निलंबन कर सकता है। याद रखिएगा, इस पे संशोधन भी हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, संशोधन। तो संशोधन कौन करेगा, संशोधन करने की शक्ति आपके संसद को है, अनुच्छेद 368 के तहत करेगी। जो भी संशोधन करेगी मौलिक अधिकारों में, वो क्या करेगी, ये संशोधन है, निलंबनकारी है। और यदि आपसे बोल दें ये जो आपके मौलिक अधिकार है, इनकी रक्षा कौन करता है, इनके रक्षक कौन है, तो आप याद रखिएगा यह न्यायालय इसके क्या होते हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका क्या है, हाई कोर्ट है, ये क्या करता है, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यही क्या है, रक्षक है। और संशोधन निलंबनकारी है। एक बात याद और रखिएगा, यदि किसी को मौलिक अधिकारों के संबंध में हमारी वजह से, यदि समझिएगा, यदि हमारी वजह से किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि पहुंच रही है, तो यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रवर्तनीय हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं, प्रवर्तनीय में बदला जा सकता है, प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। संशोधन वो कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में, निलंबन भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, बाध्य योग्य भी है, न्याय योग्य भी है। इनकी रक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है। और परिवर्तनीय भी होते हैं मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त किए जाते, प्रदान किए जाते, नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मित्रों ये बात भी आप याद रखना, प्रदान किए जाते हैं। तो यानी इस पर ना तो कोई सरकार छेड़खानी कर सकती है, ना ही कोई व्यक्ति, यानी हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। या तो नहीं तो क्या हो सकता है, व्यक्ति को दुविधा पैदा हो सकती है, ना तो हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार करेगी, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या क्या है, भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता। मौलिक अधिकारों का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मौलिक अधिकार आपके बाध्य योग्य हैं, न्याय योग्य भी है, निलंबनकारी है, संशोधन है, रक्षक है। रक्षक तो आपके न्यायालय है, परिवर्तनीय है और राज्य के विरुद्ध होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सम्मति है, तो सम्मति का यदि नाम पूछ ले आपसे, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक सम्मति, अल्पसंख्यक सम्मति, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और यदि आपसे और पूछ ले, जो आपकी परामर्श समिति थी, परामर्श समिति, ये भी मौलिक अधिकार से संबंध रखती थी, ये भी इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और समिति इससे जुड़ी हुई है, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष की यदि बात करें तो जेबी कृपलानी। ये तीनों समितियां आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। कौन कौन सी, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, परामर्श समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक उप समिति जो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित रखती है, संबंध रखती है। मौलिक अधिकार से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस मौलिक अधिकारों का विवरण कहाँ किया गया, तो विवरण आपके भाग 3 में किया गया। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार की, यानी मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या, वर्तमान में संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार आपको 6 प्राप्त है। और यदि आपसे मूल संविधान में पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में
संख्या कितनी थी? तो मित्रों आपको याद रखना, मूल संविधान में 7 संख्या थी और 7 इसमें से एक हटा दिया गया, यानी जो आपका 31 था, 31 यानी 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार को, मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधित कर अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 44वां संशोधन 1978 में संशोधित कर मौलिक अधिकार हटा के क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया, यानी संपत्ति का अधिकार कहाँ भेज दिया? 300 का में, अनुच्छेद 300 का में रख दिया, विवरण कर दिया, यानी इसे क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया गया। ये बात आपको याद रखनी। इस वजह से संख्या कितनी बचती है आपकी? 6 बचती है। पहले तो मूल अधिकार आपके कितने थे? मौलिक अधिकार आपके 7 थे। हम लोग एक एक से चर्चा करते हैं। मूल अधिकार की संख्या जो अब वर्तमान समय में बची हुई है उन पे बात करते हैं। पहला, समानता का अधिकार, जो हमारा पहला है समानता का अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित किया गया है। और जो आपका दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये कहां से वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। और जो तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये कहां से है? अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक वर्णित किया गया। तीसरा के बाद चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये आपका कौन से अनुच्छेद में दिया गया? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेके कहां तक वर्णित है? 28 तक। और यदि आपसे 5वीं बात कर लिया जाए तो कौन हो जाएगा? संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद लेके आपका 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक वर्णित किया गया है। और इसके बाद अंतिम जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। और इसका वर्णन कहां से है? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है मित्रों। ये हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18 दिया गया है और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। और संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार आपका 29 से लेके 30 तक वर्णित किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो ये मौलिक अधिकार के संबंध में संख्या थी। तो याद रखिएगा मित्रों, हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में एक एक अनुच्छेद देखेंगे और एक एक शब्दों का चुनाव करेंगे कि क्या कैसे मौलिक अधिकार बनते हैं, क्या कैसे परिभाषित होते हैं। हम लोग बात करते हैं आगे मौलिक अधिकारों की। तो अनुच्छेद आप 12 लिखिएगा। अनुच्छेद 12 की बात कर रहे थे हम लोग। अनुच्छेद 12, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो मौलिक अधिकार है आपके समानता का मौलिक अधिकार से लेके
संवैधानिक उपचारों तक अधिकार है वो 12-14 से स्टार्ट होते हैं और आपके कहां तक जाते हैं, 32 तक जाते हैं। तो आगे के 2 मौलिक अधिकार आपको देखने को नहीं मिलेंगे और पीछे के 3, 33, 34, 35। और जो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद देखा तो 12 से 35 तक देखा। हम लोग बात कर लेते हैं दो आगे की जो 2 मौलिक अधिकार हैं कि कहाँ कैसे जाते हैं, किन चीज 2 अनुच्छेद हैं, इनकी क्या बात होती है। तो पहले तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित, यानी ये राज्य आपका स्टेट नहीं है, ये राज्य आपका क्या कहता है कि कोई भी सरकार जिसे कानून बनाने का अधिकार है वो है, ये राज्य क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो राज्य में क्या क्या शामिल है, इस राज्य में शामिल है, कौन कौन शामिल है इस राज्य शब्द में। इस राज्य का आशय क्या है, भारत की सरकार, भारत की सरकार व संसद। और इस राज्य में आपके शामिल है राज्यों, सभी राज्यों का मंत्रिमंडल व विधानमंडल। और इस राज्य में सम्मिलित है कौन, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। और इस राज्य में है अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब ये है कि छोटे छोटे निकाय बचे हुए हैं, जैसे आपका एसडीएम वगैरह हो गए, और जैसे स्थानीय निकाय में एसडीएम वगैरह आ जाते हैं। तो इन चीजों में क्या है, ये सब राज्य शब्द में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो भारत के ऐसे प्राधिकारी जिन्हें किसी भी विषय पे कानून बनाने का अधिकार है, वो सब के सब कहाँ आएंगे, आपके राज्य में शामिल किया जाएगा। इसमें आपका रेलवे भी शामिल किया गया है। इसमें आपका, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसमें उत्तर प्रदेश शैक्षणिक, जो आपका उत्तर प्रदेश संस्थान है उसको भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा रेलवे इसमें आता है। और जो इस राज्य शब्द में शामिल नहीं है, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। आप लोगों से इतना गहराई में तो जाएगा नहीं, अगर पूछ लिया तो बता सकते हो। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और राज्य इस राज्य में शामिल नहीं है। कौन कौन चीजें शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा इस राज्य शब्द में शामिल नहीं है, तो वो आपको याद रखना कौन कौन शामिल नहीं है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक शामिल नहीं है। यदि आईसीआई बैंक कोई रूल बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाएगी, वो आपके मौलिक अधिकारों के तहत नहीं माना जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड को भी मान्यता नहीं दी गई है इस राज्य शब्द में। जैसे आपका बीसीसीआई, बीसीसीआई को भी मान्यता नहीं है। और जैसे आपका क्या हो जाएगा, शैक्षणिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक, राष्ट्रीय एवं क्या होता है, ये बात आपको याद रखना। राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं उन सभी में क्या होता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, यह संस्थान लिखना। यानी राष्ट्रीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो होते हैं आपके, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इनकी जगह आप परिषद भी देखने को मिल सकती है, आपको याद रखिएगा मित्रों, संस्थान की जगह परिषद भी मिल सकती है। तो इन चीजों को राज्य शब्द में परिभाषित नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ये राज्य शब्द में परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद आपका 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इसे क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन सा न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन सा अनुच्छेद है मित्रों, तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों को
रक्षा रक्षक कहा जाता है, यानी इसके बारे में बात किया गया। रक्षक होने यानी रक्षा करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को आपको दिक्कत हो रही मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो यानी क्या हो सकता है, इसमें पुनर्अवलोकन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 13 की धारा 1 में, अनुच्छेद 13 की धारा 1 में न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी यानी किसी को भी मौलिक अधिकारों के संबंध में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो संसद इस पे कानून न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, इस पे जांच कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? संसद को शक्ति है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति किसके पास दे रखी है? संसद को दे रखी है। और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहां से किया गया मित्रों? ये अमेरिका के संविधान से किया गया। ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक कहा जाता है। इसे अनुच्छेद 13 की धारा 1 में क्या है? ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद के पास है। यदि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो क्या कर सकती है? संसद न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और आप लोगों ने इस 13 के तहत एक चीज और देखी होगी, यदि संविधान के बनने के पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, और यदि संविधान के पास्ट यानी संविधान के बनने के बाद यदि कोई नियम लागू हुए हैं तो वो लागू रहेंगे जब तक वो क्या होंगे? किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। यानी संविधान के बनने के पहले यदि कोई नियम बने हैं तो वो आज भी लागू रहेंगे यदि वे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। और यदि कोई नियम जो संविधान के बनने के बाद बने हैं वो भी आज लागू रहेंगे, तो वो भी क्या होंगे? वो यदि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं तो उनसे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। जैसे आईपीसी की धारा आपकी लगभग 1860 के आसपास बनी हुई है मित्रों। इनमें कुछ मौलिक ऐसे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते। तो संविधान तो आपका 1947 से 1949 के मध्य बना, लेकिन आईपीसी के जो धाराएं हैं वो आपकी 1860 में बनी है, लेकिन वो आज भी क्या है? वो अनुच्छेद 13 के तहत ही तो आज जिंदा है। क्यों? क्योंकि संविधान, इसमें अनुच्छेद 13 में यही तो कहा गया कि यदि कोई भी नियम जो संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद लागू हुए हैं वो लागू रहेंगे यदि वो किसी भी मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन मित्रों आपको एक बात याद रखना, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने 3 तलाक वाला किस्सा सुना होगा। तो एक आपका इसमें अनुच्छेद 13 में इसमें आता है, एक लॉ बना था, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ आपका मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया था। पर्सनल लॉ में ही क्या था? आपका एक 3 तलाक था। 3 तलाक। और 3 तलाक में ये है कि आप लोग ये संविधान का मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा था? हनन कर रहा था। 3 तलाक आज भी है। लोग बोलते हैं कि 3 तलाक समाप्त हो गया। आप लोगों को यदि बताऊं मैं कि ये 3 तलाक का किस्सा क्या है, ये 3 तलाक यानी ये मुस्लिम समुदाय में एक प्रथा चलती है। तो ये क्या है? तो 3 तलाक में सायरा बानो ने केस किया, और 3 तलाक में संबंधित सायरा बानो ने केस किया है कि ये मौलिक अधिकार है। ये क्या करता है 3 तलाक वाला? ये कई लोगों की जीवन प्रत्याशा को ठेस पहुंचाता है। यानी लोग तलाक तलाक बोल के महिला जो मुस्लिम होती हैं उनको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये 3 तलाक में आपने देखा होगा सायरा बानो केस में उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये बात बताइए आप, ये जो तलाक होती है 3 प्रकार की होती है मित्रों। पहला तो यदि आपसे पूछ ले तलाक हसन और तलाक अल हसन, और एक होता है तलाक बिद्दत। ये बात आपको याद रखना, इनमें से आपकी 2 तलाक जो होती है, तलाक हसन, तलाक अल हसन, ये ठीक है। जो आप तलाक बिद्दत की बात करते हैं, ये संविधान पीठ ने क्या कर दिया गया? इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित, क्योंकि ये कई मुस्लिम महिलाओं के क्या कर रहे थे? मौलिक अधिकारों का ये क्या कर रहा था? हनन कर रहा था, मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा था। मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित। क्योंकि लॉ तो पर्सनल लॉ है,
और 1937 के पहले बना हुआ है, तो ये आज भी क्या हो रहा है, लागू था। लेकिन सायरा बानो ने अब इस पे क्या किया, केस किया। तो इसमें देखा गया कि जो तलाक की बिद्दत है क्या कर रहा है, मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इस वजह से उसे संवैधानिक पीठ ने क्या कर दिया, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, तलाक की बिद्दत, तीन तलाक वाला किस्से को क्या कर दिया, यानी तलाक की बिद्दत को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दी। बाकी आज तलाक वाले दो हिस्से बचे हैं, तलाक हसन, तलाक अल हसन। बात करते हैं अनुच्छेद 13 के तहत ही तो हुआ। यदि तलाक जो बात करें अनुच्छेद 13 की, तो इसमें यही तो कहा गया मित्रों कि यदि कोई भी जो नियम संविधान के पहले बने हैं और जो बाद में बने, वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, तो वो आज भी लागू रहेंगे, आज भी चलते रहेंगे। ये बात आपको याद रखना है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तीन तलाक का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 13 से संबंधित रखता है। और आगे बात करते हैं हम लोग, आगे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बढ़ा है। तो आप प्रश्न याद रखिएगा, राज्य शब्द कहां परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 12 में। न्यायिक पुनरावलोकन कहां, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 13 की धारा 1 में, या अनुच्छेद 13 से संबंध रखता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। और तीन तलाक, तलाक की बिद्दत का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 13 से है। यदि संविधान के पहले कोई जो नियम बने हैं और बाद में बने, वो आज भी लागू रहेंगे, जो संविधान के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं करते और ठेस नहीं पहुंचाते हो। ये भी आपका अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ गया मित्रों। ये बात भी आपको याद रखनी है। संविधान का मौलिक अधिकार कहां से कहां तक शुरू होते हैं, तो 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 में यह कहा गया, विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता व संरक्षण का अधिकार दिया गया। यानी सभी लोग तो क्या होंगे, विधि के समक्ष समान होंगे, और समान ही क्या मिलेगा उन्हें, संरक्षण मिलेगा। ये बात अनुच्छेद 14 में लिखी हुई है। ये बात आपको याद रखना। यदि आपसे पूछ लिया जाए, जो आपका अनुच्छेद 14 है, इसको थोड़ा सा हम पार्टिकल में, पार्ट में बांट के करते हैं। यानी अनुच्छेद 14 की धारा जो एक कहती है, वो नागरिकों को क्या करता है, नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। कि किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 की धारा 1 में वर्णित है। और विधि के समक्ष समानता का प्रावधान कहां से किया गया मित्रों, तो ये बात भी आपको याद रखना, ये ब्रिटेन से लिया गया। ये कहां से प्रावधानित किया गया, तो ब्रिटेन। और ब्रिटेन में बहुत बड़े एक लेखक हुए, व्याख्यात लेखक हुए, वो कौन हुए, डायसी। तो डायसी का संबंध किससे है, तो विधि का समक्ष समानता से, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 की धारा 1 से। और यदि बात किया जाए, जो अनुच्छेद 14 की धारा क्या है, 2, इस 14 की धारा में यह कहा गया कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष संरक्षण प्राप्त होगा। नागरिकों को क्या होगा, नागरिकों को विधि के समक्ष समान संरक्षण, समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी क्या होगा, विधि के समान समान संरक्षण प्रदान होगा। ये अनुच्छेद धारा 14 की 2 में लिखा हुआ है। और ये कहां से लिया गया मित्रों, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रावधानित किया गया। इसका प्रावधान कहां है, तो अमेरिका के संविधान में। ये बात आप याद रखना, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता व संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ये बात अनुच्छेद 14 में है। अब अनुच्छेद 14 को दो भागों में बांट के पढ़ो। अनुच्छेद 14 की धारा 1 नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है और विधि के समान संरक्षण प्रदान करता है, तो 14 की धारा 2। अनुच्छेद बात करते हैं हम लोग 15 की, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 में क्या है, सरकार ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को
धर्म, जाति, वंश और उसके लिंग के आधार व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखना कि चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। सभी धर्म एक समान मानेंगे, सभी जातियों के लोग क्या कर सकते हैं, एक समान देखे जाते हैं आपके मौलिक अधिकारों के संबंध में। वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जेंडर के आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर भी क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है और 15 में यही तो प्रावधान है मौलिक अधिकारों के बारे में। व्यक्ति, आप लोग इतने अच्छे तरीके से याद रखिएगा इस बात को कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो सजा के काबिल है। यदि कोई भेदभाव करता है तो वो अनुच्छेद 15 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, यानी मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, अनुच्छेद 15(3) की धारा के तहत थोड़ा सा भेदभाव कर सकती है। एक बात तो आपने लिखा है पहले, जो 15 उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो भेदभाव नहीं कर सकती। ये बात तो आपने 15। फिर आप कह रहे हैं कि 15 की धारा 3 में, तो इसमें यानी जो महिला व बच्चों के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। सरकार भेदभाव कर सकती है, ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आम आदमी की तुलना में महिला उतना कार्य नहीं कर सकेंगे, बच्चे उतना कार्य नहीं कर सकेंगे। इस बात को थोड़ा सा भेदभाव के तहत देखा जा सकता है, महिलाओं को थोड़ा कम वर्ग दिया जा सकता है, बच्चों को थोड़ा कम। यही तो बात लिखी है अनुच्छेद 15 की धारा 3 में कि सरकार महिला और बच्चों के आधार पर सरकार क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकती है। याद रखिएगा, इसमें बांट नहीं सकता है कोई, लेकिन कुछ कारण रहे हैं जिनके आधार पर सरकार क्या कर सकती है, थोड़ा सा भेदभाव कर सकती है, क्लासिफिकेशन कर सकती है, उनको बांट सकती है, श्रेणियों में रख सकता है। अनुच्छेद जो आपका 16 कहता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, यानी भारत में अनुच्छेद 16 हर किसी को अवसर की समानता देता है। लोक नियोजन के संबंध में, नौकरियों के संबंध में हर किसी को क्या करता है, अवसर की समानता प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ भी आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 16 है केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी भारत में तो बहुत सारे लोग भारत के नागरिक बहुत सारे लोग रहे होंगे, यानी भारत के भी नागरिक हैं, भारत के लोग भी उसमें नागरिक हैं, या कोई ऐसे लोग जो विदेशों से आए जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे मित्रों। लेकिन अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के संबंध में जो केवल भारतीय हैं वो उनका केवल लाभ ले सकेंगे, केवल भारतीयों को प्राप्त है अनुच्छेद 16। और आप लोगों ने ये कहा कि लोक नियोजन के संबंध में क्या, अवसर की समानता, सभी लोग क्या है, एक समान समझे जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद जो आपका क्या है, अनुच्छेद जो 16 की धारा 4 है, अनुच्छेद 16 की धारा 4 है, ये पिछड़े वर्गों को क्या करता है, पिछड़े वर्गों के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सकता है। ये बात याद रखना है, यानी 16 की धारा 4 के तहत क्या कहा गया, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण के प्रावधान किया जा सकता है, आरक्षण मिल सकता है। ये बात आप याद रखिए। आरक्षण शब्द को थोड़ा सा हम परिभाषित करते हैं, ये आरक्षण होता क्या है, यानी इसमें समझिएगा, यदि कोई उच्च कुलीन वर्ग है तो पहले से संपन्न है, और जो निचले क्रम के लोग हैं, ये जो निचले क्रम के, क्योंकि भारत के संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है,
और सभी को समानता दिखाई गई है। तो इन लोगों के बीच में क्या है, इन लोगों को, कि जो निचले वर्ग के लोग बैठे हैं, इनको इनकी बराबरी के आसपास या बराबरी आसपास तक लाने में कुछ चीजों में रियायत बरती जाएगी, ताकि ये क्या रहे, हमेशा मोटिवेट होते रहे, ताकि ये कोई आंदोलित ना हो, यानी कोई इन लोगों की मानसिकता जो है वो बदले ना, कि हमें भारतीय सेवा में मौका नहीं मिल रहा है या भारतीय पदों पर पदोन्नति नहीं मिल रही। इस वजह से जो हम लोग आरक्षण की बात करते हैं ना, कि आरक्षण जो रिजर्वेशन कोटा है वो इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं मिल पा रहा तो उन लोगों के लिए आरक्षण क्या है, थोड़ा सा बेकार लगता है। यानी जो उच्च कुलीन वर्ग है, जो अच्छे से क्या है संविधानित है, जो अच्छे से पालित पोषित है, उनके लिए तो आरक्षण इतना खास मायने नहीं रखेगा। दूसरी बात, क्यों आरक्षण इनको जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि ये निचले क्रम के लोग हैं, जिन्हें जीवन प्रत्याशा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यानी उनको थोड़ा सा वर्ग बढ़ाने, लेवल बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, आरक्षण की मांग करती है, आरक्षण उनको सरकारी नौकरियों में प्रदान करती है। यदि आप बताइए, जैसे सायरा बानो केस में हुआ था, पर्सनल लॉ में तलाक के विद्यत लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया, केस हुआ, देखो हट गया। दूसरी बात, यदि आरक्षण सरकार को लगता है, यानी जो आपका संसद को लगता है कि ये आरक्षण शब्द गलत है, आरक्षण का प्रयोग मिसयूज हो रहा है, तो सरकार उसे क्या कर देगी, हटा ही देगी। आरक्षण से किसी का मेरे ख्याल से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं। क्यों, ये जिनको मिल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ये आरक्षण की बात करता है तो अनुच्छेद आपका 16 की धारा 4, और अनुच्छेद 16 की धारा में क्या 4 में कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सकता है, नौकरियों में क्या मिल सकती है, रियायत बरती जा सकती है। याद रखिएगा मित्रों, हैं आगे अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 क्या करता है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, यानी इसे अनटचेबिलिटी, या इसे ही कहते हैं क्या, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं मानेगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 17 में। जो अनटचेबिलिटी का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, जो छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत ये प्रावधान किया, कोई भी व्यक्ति छुआछूत के संबंध में नहीं, ये प्रावधानित है। यदि कोई ऐसा छुआछूत का मानता है तो वह मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। हाँ, आजकल की अगर देखा जाए तो गांव में थोड़ा सा है ये चीज का, लेकिन शहरों में आप इन चीज को थोड़ा सा देखेंगे कम होता गया है। हर व्यक्ति क्या है, एक समान बैठ के खाना खा सकता है, और खाते भी हैं, देखते भी है, कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में हर वर्ग के लोग शामिल हैं, तो उसमें क्या है, इसमें ये अस्पष्टता ज्यादा दिखती नहीं है। कोई इसमें ये देखता नहीं कि ये निचले क्रम का है तो हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। तो ये बात है, छुआछूत का अंत देखने को आजकल मिल रहा है। यही बात अनुच्छेद 17 में देखी गई है। और यदि बात करें अनुच्छेद 18 के तहत, तो अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने आगे उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा। उपाधि के अंत की बात कही गई, उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगाएगा। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम में सरदार और पहले के टाइम में सम्राट, ये उपाधियां हुआ करती थी, तो हर कोई क्या करता था, अपने नाम के आगे क्या लगा लेता था, ये उपाधि जोड़ लेता था। लेकिन सरकार ने इसका प्रावधान भी किया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो मौलिक अधिकारों का वो क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही। जैसे हम लोग फेसबुक पे कई लोगों के बीच में देखते हैं सम्राट लिखे रहते हो, तो सम्राट यदि कोई ये लीगल नहीं है, सम्राट एक उपाधि है। यदि कोई व्यक्ति इसको लगाएगा और कोई इसको याचिका दायर करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का दोषी माना जाएगा। इन मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, दोषी उल्लंघन है उनका, क्या कर रहा है, थोड़ा सा मिस यूज कर रहा है। ये बात आपके अनुच्छेद 18 में लिखी हुई। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता मित्रों, ये बात आपको याद रखना, ये अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये था हमारा समानता का अधिकार। एक अधिकार को हम लोग बात कर लिए हैं, समानता के अधिकार को। मित्रों, आप लोगों को
कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल है, परीक्षाओं में लाभकारी साबित होगा या हो रहा है, तो चैनल को बढ़ाइए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मित्रों। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में और बात करेंगे हम लोग जो अगला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उनके समस्त बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को थैंक यू, जय हिंद।